नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ समझाना चाहता हूं। तो एक शेर से पहले समझिए कि दुनिया में झूठे लोगों को हुनर बड़े आते हैं, मगर सच्चे लोग सिर्फ इल्ज़ाम से मर जाते हैं। हाँ, ये सच है कि आप लोगों के साथ ये जो साइकोलॉजी है ना कि सिर्फ आप पे इल्ज़ाम लगा दीजिए। अगर आप थोड़े से भी ठीक ठाक हैं, आपने कभी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी या फिर पुलिस थाना या FIR नहीं देखी है, तो आप तो उसी से समझने लग जाते हैं कि आप क्या हैं, मुजरिम। आप आरोपी हैं। आरोपी बनने का मतलब ये हो गया, अब आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, अब आपको कोई भी व्यक्ति सही नहीं मानेगा और आप अपने आप में एक अपराध बोध जीने लगते हैं। FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बहुत ही मामूली सी चीज़ होती है, मगर आप इसको इतना बड़ा हवा बना लेते हैं और सब कुछ मैकेनिकली आपके साथ होने लगता है। वकालत यहाँ मत सीखिए आकर, ये आपके लिए शायद उतना ज़रूरी नहीं है। वकालत सीखने से ज़्यादा अच्छा है बगावत सीख लीजिए। बगावत अगर सीख ली तो न्याय थोड़ा जल्दी मिलेगा। और अगर आप डरते रहे और ख़ुद को डराते रहे तो फैसला तो छोड़िए, हौसला भी नहीं बचेगा। फैसला नहीं आएगा अगर हौसला नहीं होगा तो हौसले पे काम कीजिए। इतनी सी नॉलेज से भी बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ा जा सकता है। पर अगर आपके पास हौसला ही नहीं है तो नॉलेज कितनी इकट्ठी हो जाए, फैसला आपके हक में नहीं आने वाला है। बागियों ने तेवर दिखाए तो ये देश आज़ाद हुआ है, और ये यहाँ की कहानी नहीं है, हर जगह की कहानी है। जब भी जुर्म से ज़्यादा जुल्म फैल जाता है तो बागी पैदा होते हैं। तो हिम्मत लाइए अपने लिए। आपके लिए ही कह रहा हूँ कि आप खुद के लिए ही बागी बनिए, बगावत कीजिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो फिर वो कोई भी हो, किधर भी हो और कहीं भी हो, और वो बड़ा हो, छोटा हो, ताकतवर हो, कमज़ोर हो, आपके आगे नहीं टिकेगा। और आपको ऐसा नहीं है कि कोई हथियार उठाना है, सिर्फ कानून को पेश करने का जो भय है, डर है, ये बुरा मान जाएगा, वो गलत समझ लेगा, ये ऐसा सोच लेगा, वो सब बाहर कर दीजिए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैंने इतनी लंबी बात आज आपसे क्यों की, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स पढ़ता हूँ, काफ़ी लोग मुझसे बातचीत करते हैं अपॉइंटमेंट लेके। एक कॉमन जो चीज़ समझ में आती है वो है, लोग अपने डर के अलावा सब चीज़ों पे काम करते हैं। डर से बाहर आइए, डरपोक मत कहिए ये अपने आप को। ठीक है, आप मुंह से नहीं कहते, आत्मा के अंदर भी नहीं कहते, पर कर्म तो आपके डरपोकों जैसे ही हैं। अगर आप किसी से डर रहे हैं तो बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को सही मानना शुरू कीजिए। आपने जब कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया, कोई आपको गलत साबित नहीं कर सकता। कर रहा है, बहुत ऑप्शंस हैं, भिड़ जाइए। लोगों को एजुकेशन की तभी ज़रूरत पड़ती है जब वो समझ जाते हैं कि हमें लड़ना है, वरना एजुकेशन लेकर अगर वो नहीं समझ पाते कि हमें लड़ना है तो एजुकेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि आप एजुकेटेड रहिए। आप अगर एजुकेटेड होंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो ये है कि आप अपने हौसलों को सही तरीके से काम ले पाएंगे। हौसला अच्छा हो तो कुछ भी किया जा सकता है, दृढ़ निश्चय अच्छा हो तो कुछ भी पाया जा सकता है। हमारे कई लोग हमारे इस एजुकेशन प्रोग्राम के जो कोर्सेज हैं इनसे जुड़कर काफ़ी फ़ायदा ले चुके हैं, केसेस से बाहर आ चुके हैं, और थोड़ा ये तरीका तेज़ है तो फिर फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट आता है इफेक्टिवली। आप इसका पार्ट हो सकते हैं। सिर्फ कानून की थोड़ी बहुत समझ और बेखौफ सोच आपको अपने केस से बाहर निकालती है। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है इस पर मैसेज कीजिए, आपको मैसेज के थ्रू सारी जानकारी दे दी जाएगी। अगर इस वक्त आप किसी समस्या में हैं, कानूनी किसी समस्या में, पेचीदगी में फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, और मुझसे बात करने के इच्छुक हैं जिससे कि आपके उस पेचीदगी को सुलझाया जा सके, तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मैसेज के थ्रू ही आपसे बात होगी और सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। अन्यथा कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगा बात नहीं होगी। दोस्तों, आज मैंने आपको जो हौसले की बात कही, आपके तेवर की बात कही, तो ये चीज़ यही है कि तेवर होगा तो फिर आपका फेवर होगा, तेवर ही नहीं होगा तो फेवर कौन करेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि आज अगर सीखने के लिए आए हैं तो थोड़ा सा सीखने के बाद करने की भी सोचिए। हर बार मैं अपने वीडियोस के बाद पूछता भी हूँ कि कमेंट सेक्शन में सवाल मत पूछा कीजिए, क्योंकि एक अकेला आदमी कितने हज़ारों का जवाब देगा, क्योंकि एक को जवाब दिया तो उसके सवाल 100 हो जाएंगे। तो अगर बहुत सारे लोग हो गए तो सवाल मत पूछिए, मगर ये है उसके लिए हमने अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ज़रूरी ये है कि कमेंट सेक्शन में अपने आज के वीडियोस का इनपुट यूज़ करने का फैसला बताइए, अपना जोश बताइए। इससे आपको क्या होगा, आपको रिजल्ट्स आएंगे, आपको समझ पैदा होगी, वीडियो देखने में इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों, आज का जो मैटर है इसको थोड़ा समझिए। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। जैसे ही मैं 125 CRPC के
सब सेक्शन 3 की बात करता हूँ, तो अक्सर इसके अंदर लोग इसी बात पे आ जाते हैं कि जार कर्म किया हो, बिना किसी कारण के रह रही हो पत्नी, और या फिर जो है उस पर किसी तरह की क्रूरता हुई हो, सेपरेशन का कारण होना चाहिए पति से अलग होने का। अब यहाँ मुद्दा ये आता है कि आपने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ये दोनों पे बाउंड है, पत्नी पे भी और मजिस्ट्रेट साहब पे भी। दिक्कत ये है आप पे बाउंड नहीं है जब तक कि कारण नहीं दिया गया हो। अब इसको ज़रा और अच्छी तरह समझ लीजिए कि होता क्या है, जब आपके ऊपर ज़बरन जो है मेंटेनेंस का फैसला थोप दिया जाता है, तो उसके बाद आपको ये समझने का मौका ही नहीं दिया जाता कि आप इसके अंदर करें तो करें क्या। बात गुजरती नहीं है मेंटेनेंस के ऑर्डर की, उसके पीछे आता है एग्जीक्यूशन का एक आपकी पत्नी की तरफ से ऑफर, और उस एग्जीक्यूशन के ऊपर वारंट भी निकाल दिया जाता है कभी कभी जल्दी में। तो यहाँ जैसे गलत ऑर्डर हुआ, वहाँ से ही सब चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि कानून संगत नहीं है। जैसा कि आप समझते सुनते भी आए हैं कि क्या होता है थेरीज से, पर थेरीज फिर बनाई क्यों गई थी? फॉलो करने के लिए। तो इसको फॉलो कराने के लिए थेरीज को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि थेरीज की जो भाषा है वो क्लिष्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड ना कहें पर टिपिकल है, समझ में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ज़रूरत यह है कि यहाँ पर ये चीज़ फिर समझते हैं। मैंने बात की कारण, किसी भी तरह से अगर आपकी पत्नी अलग रहना चाहती है तो उसका कारण होना चाहिए, आपसे उसको जान का खतरा होना चाहिए, सेपरेशन का कोई युक्तियुक्त कारण होना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब मेरी तो पिटीशन में युक्तियुक्त कारण लिखा हुआ है। साहब सोचिए तो ज़रा, युक्ति युक्त कारण का मतलब उसमें कोई लॉजिक अप्लाइड होना चाहिए, सिर्फ स्टेटमेंट भर नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं, अक्सर ज़्यादातर लोगों ने सुना है कि अगर वो तो एक महिला है, वो बोल देगी अगर कोर्ट के अंदर जाकर, तो फिर ये काम तय हो जाता है कि हाँ साहब उसे मेंटेनेंस मिलना आवश्यक हो गया। अच्छा, मजाक है? नहीं, किसी का महिला होने से कोई संबंध नहीं है 125 सीआरपीसी के एग्जीक्यूशन मॉडल के अंदर, कोई संबंध नहीं है, जब तक कि वह महिला अपने पति से मेंटेनेंस लेने के कारणों को साबित नहीं कर देती। बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं, आपने पढ़े भी होंगे, कई उन्हें देखे भी होंगे वीडियोस, मेरे अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी आए हैं, हाई कोर्ट्स के भी आए हुए हैं, पर फॉलो कौन नहीं करता? कोई नहीं करता। आपकी बात कौन सुनेगा? ये आप सोचने लगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ये तय है, मेंटेनेंस लग गया है, वारंट निकल गया है, पैसा जमा कराइए, ये वो। देखिए साहब, ये एक तो शुरुआत में ही आपको ऑफर देना चाहिए कि मेरी पत्नी पहले ये साबित करे। आप पे अगर वारंट भी लगा दिया तो आप ये चीज़ बाकायदा आगे अपील करके बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब हम तो, कुछ एक लोग हैं जो अनुभव कर चुके हैं कि हम तो गए थे हाई कोर्ट में, किसी ने हमारी सुनी नहीं। आपने 125 सीआरपीसी का सब सेक्शन 3 ढंग से नहीं समझाया था। आप ढंग से समझाइए कि मेरी पत्नी ने कब साबित कर दिया कि मैंने उसे मारा है, मेरी पत्नी ने कब साबित कर दिया कि मैंने उसे परेशान किया है या मेंटेनेंस देने से मना किया है, उसे मुझसे जान का खतरा है, या मैं जार कर्म में हूँ, या मैं दारू पीता हूँ, या मैं एक बहुत ही व्याभिचारी किस्म का आदमी हूँ। ये तो वो बोल रही है, साबित कब किया? गौर से सुनिए, अगर आप यहाँ समझ पा रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अब हम आने वाले हैं। ये केस आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है। आप तो सीधा 125 सीआरपीसी के अंदर सीधा लड़ ही क्यों रहे हैं? जैसे ही केस लगे आप उसे क्वैश कराने पहुंच भी सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप क्वैश नहीं करा पा रहे, कोई बात नहीं। उसकी जगह सूरत ये बनाइए कि आप इस बात पे अड़ जाइए कोर्ट के अंदर कि युक्ति युक्त कारण पर बात नहीं हुई है, सिर्फ एक कोरा स्टेटमेंट है, आपने विरोध नहीं किया है, इसलिए आपके खिलाफ ये चीज़ यूज़ की जा रही है। कोर्ट में सुनते भी आए होंगे ना, कई लोग नहीं जानते तो सुन लीजिए कि आपका विरोध नहीं करना ही आपके खिलाफ किसी कारण को जीवित करता है, उसका प्रमाण बन जाता है। इसलिए जो मैंने शुरू में कहा, शायद कुछ लोग हैं जो सिर्फ फैशन में आते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या बताना है, तो उनको शायद ये बात कभी कभी मेरे जो लंबी बात होती है उनके अंदर वो समझना नहीं चाहते, तभी मैंने कहा। पर जो अगर सही में अपने लिए फैसला करना चाहते हैं, जिन्हें फास्ट फूड की तरह नॉलेज नहीं चाहिए, उन्हें पूरा इम्प्लीमेंटेशन समझना है, वो समझिए। मैंने कहा बागी बनिए, आप बगावत कीजिए, यानी अपन हिंदी में कहें तो विरोध करना सीखिए। अगर आप विरोध नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, तो सब ऐसे ही आपको यूज़ करेंगे। इसको अप्लाई करिए, ये रिजल्ट लाने का एक गारंटेड फॉर्मूला है। युक्तियुक्त कारण का मतलब आपने ही नहीं समझा। युक्तियुक्त कारण के पीछे एक रीजनिंग होनी चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, और वहाँ प्रमाण की आवश्यकता पड़ जाती है। और जब प्रमाण की आवश्यकता पड़ जाती है
तो फिर स्टेटमेंट तो झूठा हो गया ना, सिर्फ एक स्टेटमेंट झूठा हो गया। आप गौर कीजिएगा, जिन लोगों के पत्नियों ने एग्जीक्यूशन के लिए 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई है, उन लोगों ने क्या गौर किया कि आपकी पत्नी सिर्फ इतना लिखती है कि मजिस्ट्रेट साहब के आदेश का पालन नहीं करना की वजह से इन्होंने मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया है, तो मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। और यही मतलब इसके अंदर सही बात ये नहीं कही जाती कि मेरे पास कारण है, मैंने साबित कर दिया है और अब जो मेरे आरोप सिद्ध हो गए हैं तो उस वजह से मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। ये नहीं लिखा होता है। मेरा पति मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और अब मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, जो कि एक आरोप सिद्ध केस के अंदर मना कर रहा है मेंटेनेंस देने के लिए। कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, वो क्यों नहीं होती? सबको पता है, आप जानते क्या हो? आपको पता क्या है? आप कुछ नहीं जानते। आपको रगड़ा जाता है कोर्ट के अंदर जैसा चाहे वैसे, आपकी पत्नी के थ्रू जो झूठा केस लड़ा रही है। कुछ गलतियां और भी लोगों की हैं, फिर मैं यहाँ नाम लूँगा, उनके कहीं तिलियां लग जाएंगी, कहीं मिर्चियाँ लग जाएंगी, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। इशारों मेरी ऑडियंस समझ गई है मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो तकलीफदायक लोग असल में आपको तकलीफ देते हैं, जो मेरे यहाँ आकर तकलीफ दिखाते हैं कि आप गलत बोलते हैं, आपने ये कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, थ्योरी कुछ और होती है। तो उनको सलाम है साहब, अगर आपको तकलीफ हुई तो। पर मैं उन लोगों के लिए यहाँ हूँ जो एक्चुअली तकलीफ में हैं, जिन्हें असल में परेशानी है, वो झूठे केस में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत गहराई से समझाया जा सकता है, पर मुद्दा यह है कि ये एक वीडियो की सीमितता है, एक लिमिटेशन है जो कहीं ना कहीं मुझे सीमित करती है कि मैं एक मोटा मोटी आपको चीज़ यहाँ दूँ। पर मैं मुद्दा ये चाहता हूँ कि आप समझ कर केस लड़िए। हर केस झूठा है और हर केस झूठा है तो फिर उस पीड़ित पुरुष को न्याय मिलना चाहिए। पर अगर पत्नी भी पीड़ित है तो फिर इसको यूज़ करें। अगर उन्होंने झूठा केस नहीं लगाया, सबूत हैं, प्रमाण है, तो शुरू में लगा दीजिए, आपको जल्दी मिलेगी राहत। आपको सालों केस नहीं लड़ना पड़ेगा अगर आप एक पीड़िता हैं तो। आपके पति ने सताया है, सबूत हैं, गवाह हैं, शुरू में ही सारे लगा दीजिए। इस वजह से आपको मेंटेनेंस मिलने में डिले हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे मेंटेनेंस मिल क्यों नहीं रहा है, तो आपको मेंटेनेंस इस वजह से नहीं मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए कि मैं युक्त कारण की वजह से आऊँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में, जैसा कि आज मैंने शुरू में कहा था, आप इसे अपने केस में कैसे यूज़ करना चाहते हैं दोस्त, ज़रा सा तेवर गर्मी से दिखाइएगा आज कमेंट सेक्शन में। मुझे भी पता लगना चाहिए मैं कितना सिखा पाता हूँ आपको। दूसरी चीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आप ही की तरह पीड़ित हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं। ज़रूरी चीज़ यह है कि अगर आप वीडियो देखने पहली बार आए हैं, आते रहते हैं, अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बनिए, आपको रेगुलर मेरी अपडेट्स मिलेंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये भी है कि आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया कंटेंट।